दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 21 लेके आए हैं। तो इससे पहले साइंस का 25 का सेट करा रखा है और ये स्टैटिक जीके और साइंस दोनों मिक्स है। इसका लेसन नंबर 21 है, तो आप अगर दोनों देख लोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। और जो अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि सबको पता चल सके, और लाइक का बटन दबा दीजिए। और चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अब यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं, ताकि आपके पास वो नोट रहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं। और आंसर जो इसका जो भी क्वेश्चन है, इसका आंसर की भी मैंने लास्ट में दे रखा है, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आंसर की भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद अगर आपको स्पेशली किसी भी जैसे लेसन 5, लेसन 6 या साइंस का, तो आप उसका नाम मेंशन करके अगर आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप आज का लेसन नंबर 21 स्टैटिक प्लस। और एनटीपीसी का भी रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग पढ़ाई जम के कीजिए, संशोधित रिजल्ट, ठीक है। और एक बैड न्यूज़ है डीआरडीओ वालों के लिए कि 19 में फॉर्म भरा गया था और अचानक से अब गवर्नमेंट कहती है कि एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। आई विश कि जिस तरीके से फिल्म पे राजनीति हो के टैक्स वगैरह माफ़ कर दिया जाता है, वैसे उस तरीके से बच्चों से जो पेमेंट लिया जाता है वो कम लिया जाए एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे। और देखिए जैसे डीआरडीओ का 19 में एग्ज़ाम लिया गया, बट फीस एग्ज़ाम लेना तो दूर, उनका जो पैसा था जो भी, वो भी रख लिया सरकार ने। तो ये सब चीज़ें हैं, राजनीति है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी का मतलब होता है कि वो अपना पोषण खुद से कर सके, यानी स्वपोषी मतलब उसे दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो जैसे क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। शैवाल में पेड़ पौधे वगैरह ये सब जो आते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरों पे निर्भर नहीं रहना होता है, ये प्राकृतिक चीज़ों से ही खुद को पोषित कर सकते हैं। और उसके बाद होता है परपोषी। तो ह्यूमन जो है, हम लोग जो हैं वो परपोषी है। हम लोग को पेड़ पौधे या साग सब्जी इन सब चीज़ों पे निर्भर रहना पड़े, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। और चाहे जानवर उनवर हो गया, वो दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, तो वो परपोषी हो गया। और एक होता है मृतोपजीवी, यानी मरे हुए चीज़ को खाने वाला मृतोपजीवी होता है। लाइक कौवा, चील, ये सब क्या होता है कि जो सामान सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, या मांस खराब हो जाता है, जानवर मर जाता है तो वो खाता है। तो वो किस चीज़ में आता है? मृतोपजीवी में। तो स्वपोषी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। टिक्का रोग किससे होता है? टिक्का जो रोग है वो किससे? ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली? तो मूंगफली में होता है टिक्का नाम का रोग। खेरा नाम का रोग जो हो वो किससे होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। राइट, खेरा नाम का रोग किस में होता है? ये चलिए बता ही दूं। खेरा जो होता है, धान में खेरा नाम का होता है, जिंक की कमी से होता है। गोभी में क्या होता है? गोभी या आंवला का भूरा रंग दाग हो जाता है। नींबू का भूरा रंग, चुकंदर का हर्ट बीज कहते हैं। आलू का काला रंग किस ब्लैक हर्ट के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो। नींबू का काला या आंवला तांबा की कमी के कारण हो जाता है। तो ये सब कुछ रोग है, ये आपको याद करने चाहिए, ठीक है। तो टिक्का रोग इसका क्या हो जाएगा? टिक्का रोग किससे होता है? मूंगफली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात में होता है। एचआईवी होने वाला रोग, एचआईवी से होने वाला, एचआईवी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें है आतशक रोग जो है एचआईवी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया? तो इन सब में कौन है? चेचक जो है एक विषाणुजनक रोग है, चेचक। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन जो नमक है वो कौन से शैवाल से प्राप्त होती है? आयोडीन कौन से शैवाल से प्राप्त होती है? तो लेमेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी, लेमेनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सारे धर्म, जाति
और संप्रदाय को मिला के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक जो उनको ट्रेन किया था और एक साथ मिला के एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम दिया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा, वो अपने आर्मी फॉरवर्ड ब्लॉक को एक इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है, वो मैं बताऊंगा कभी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये हिटलर के पास गए थे। मतलब कहानी थोड़ा शॉर्ट कर दूं, हिटलर के पास जाके अपने इंडियन फौज को जो उसने गिरफ्त करके रखा था उससे छुड़वा के उसको ट्रेन करके वहाँ से गांधी जी को फ़ोन किया था सिंगापुर से। और तभी गांधी जी को इन्होंने बापू की उपाधि एससी बोस ने ही दी थी। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और अपने फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। और गांधी जी ने क्या नारा दिया था 1942 में? करो या मरो। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? अच्छा, असहयोग आंदोलन 1920 में 1920 में जो शुरू हुआ था वो चौरी चौरा घटना के कारण बंद करना पड़ा। चौरी चौरा घटना क्या? गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो ये इनका जो भी आंदोलन होता था वो अहिंसक होती थी। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में और 2 साल तक आंदोलन ये था कि अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है, मतलब उनका बाल नहीं काटना है, उनसे सामान नहीं खरीदना है या उनके किसी काम को करके नहीं देना है, कपड़ा नहीं धोना है, मतलब उनका सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन इसीलिए इसका नाम था। तो जब 2 सालों तक चला तो गांधी जी को लग गया चौरी चौरा नामक जगह पे इंडियंस ने, मतलब वहाँ की पुलिस ने इंडियन मतलब कुछ मजदूरों को मार रहे थे। तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने उनको थाने में बंद कर दिया, मतलब मारने उल्टा ही मजदूर लोग उनको मारने लगे। तो वो लोग क्या हुए कि मतलब थाना में लॉकअप लगा के खुद अंदर अपने आप को बंद कर लिए। तो गाँव का आदमी तो और बदमाश हरामी होता है। वो कहा कि अच्छा ठीक है तुम बच गया। क्या किया, थाना को बाहर से बंद करके आग लगा दिया था। तो आग लगा दिया था तो लगभग 22 पुलिसकर्मी, 22 एम्प्लॉयज़ सरकार के उसमें जल गए थे। 22 आदमी जल गए थे और उसमें मर गए थे। तो वही चौरी चौरा घटना हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन इस चीज़ से गांधी जी बहुत आहत हुए थे क्योंकि हिंसा हो गया था। तो इसी वजह से गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण आंदोलन का वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सीमांत गांधी के नाम से किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट लेडी अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर इंडियन महिला पूछे, ये तो एनी बेसेंट इंडियन नहीं है, नाम से भी लग रहा होगा। इंडियन महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी अध्यक्ष। और 1924 में कौन? बेलगांव में गांधी जी बने थे, राइट, कांग्रेस अधिवेशन के। सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। सिलिका क्या है? एक उपधातु है, ठीक है। सिलिका एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? धातु को पीट के उसका पत्थर बनाना आसान है, ये धातु का कौन सा गुण के अंतर्गत आता है? आघातवर्धता, यानी आघातवर्धता के कारण ही धातु को पीट कर उसका क्या किया जा सकता है? पत्थर बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी लोहा हुआ का कोई धातु है, उसको पीट के चौड़ा कर देते हैं, मतलब उसको जिस साइज एंड शेप में चाहते हैं तो वो कर देते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पे जो भाप वाष्पीकृत किया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 14 पे थे ना, कहाँ आ गए? 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये हो गया था। क्वेश्चन 15 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? कार्बनिक यौगिक में कौन सा गुण
नहीं होता है। जल विलेयता का या निम्न द्रव्यनांक का, ज्वलनशीलता का, ये सभी। तो जल विलेयता का जो गुण होता है वो कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मतलब इंडिया का जो टाइम जोन है कहाँ से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है। ठीक है, काहे ऊपर हो रहा है भाई, क्या हो गया इसको? हो गया 16, हो गया 17 चलेंगे। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? अवसादी सेल पहले क्या होता है ये जान लीजिए। तो चट्टानों का टूट टूट के गिर जाना जमीन पे और रोड वुड में आ जाना, इसी को अवसादी सेल कहते हैं। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत मतलब चट्टानी है अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना परसेंट है? 75% जो है वो चट्टानों का टूटा टूटा टुकड़ा या चट्टानों से गिरा हुआ मतलब जमीन का इतना परसेंट उनसे ढका हुआ है ये। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान जो होते हैं उसमें कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट या संगमरमर या स्फटिक? कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट है एक ऐसा चट्टान जो एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल ये आप लोग जानते होंगे, घर में यूज भी करते हैं। तो एक संगमरमर जो होता है वो कायांतरित सेल होता है, राइट। 21 ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? मात्रक से क्वेश्चन जरूर आता है, खास करके रेलवे वाले एग्जाम में मात्रक से तो पक्का 1-2 क्वेश्चन हर सेट में, ऐसा नहीं है कि किसी भी सेट में, हर सेट में एक क्वेश्चन मात्रक से रहता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? एसआई मात्रक जो ये है, ये मात्रक कब लागू किया गया था? तो 1971 1971 में एसआई पद्धति को लागू किया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर कितने पे थे? 22 हो गया। 23। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को खाने वाले खाते जो है हम उसकी ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? जूल में, कैलोरी में या अर्ग में? खाद्य ऊर्जा को तो कैलोरी में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा खा लेते हैं या मोटा जो आदमी हो जाता है तो कहता है कैलोरी बर्न कर लिया, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरी बर्न कर रहे हो, या ज़्यादा खा लियो तो कैलोरी गेन कर रहे हो। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं? कैलोरी में। इस तरीके से याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। किसी चीज़ को रिलेट करके आप अपने आंसर और क्वेश्चन को किसी स्टोरी से हल्का सा रिलेट कीजिएगा ना, तो फिर बार बार आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग अगर नोटिस कीजिएगा तो जो भी हीरो हीरोइन होते हैं या कुछ भी, तो वो ज़्यादा अपने फिटनेस पे जो भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो जिम से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा, अक्सर बताया जाता है कि कैलोरी बर्न करो, कैलोरी गेन करो। तो जिनको थोड़ा हेल्दी होना होता है वो कैलोरी गेन करते हैं। तो खाद्य ऊर्जा यानी ज़्यादा खाओगे तो कैलोरी गेन होगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे पसीना आएगा तो कैलोरी बर्न होगा, ठीक है। विद्युतीय मात्रा की इकाई क्या है? विद्युतीय मात्रा की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट या एम्पियर या वॉट? तो एम्पियर। विद्युत मात्रा हम लोग कितना एम्पियर हुआ, जैसे बिजली बिल आता है तो देखते हैं ना मीटर में एम्पियर, कितने मीटर एम्पियर उठ रहा है, ठीक है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है, राइट। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम से के रिलेशन से या रिलेटेड, वो हो गए। और ये उनके आंसर की हो गए। आप लोग आंसर की देख लीजिए, मैच कर लीजिए, खुद से बना के देख लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा चैनल को भी लाइक और आपका प्यार मिले, तो पता चले कि हम इतना मेहनत करते हैं तो कोई तो फ़ायदा हो रहा है कि आप देख रहे हो।